ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक सामयिक विषय पर परिचर्चा करेंगे, राजनीतिक रूप से सबसे सामयिक विषय पर परिचर्चा करेंगे और वो विषय है बिहार में चुनावी मुद्दे। बिहार का चुनाव आगामी अक्टूबर तक होने की संभावना है। अभी तक चुनाव की विधिवत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 महीने में ही इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। इसके पहले, चुनाव के पहले बिहार में लोगों को वोट देने के सामने 2 समस्याएं आ रही हैं। एक तो ये है कि जो वहाँ पर एक वोटों का रद्द किया जाना है, जो लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं बिहार में, जो बिहार से बाहर हैं या जिनके वोट को फर्जी वोट कहा जाता है, ऐसे बड़ी संख्या में वोट काटे गए वहाँ पर चुनाव आयोग ने। उसको लेके इतनी बड़ी हंगामा हो गया है, इतने बड़ी शोर शराबा हो गया है कि वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि उन सबको वोट को हटा करके वोट कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो रूलिंग पार्टी का एजेंट है वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि वहाँ पर जो महागठबंधन की कोशिश कर रहा है कि इस बार वो किसी तरह चुनाव में शक्तिशाली बने, वो सत्ता में आए, लेकिन ये जो SIR का मुद्दा आया है, स्पेशल जो चुनाव में जो वोटर्स को हटाने के मुद्दे जो आ गए हैं, जिन्हें मतदाता सूची समीक्षा बोल रहे हैं, वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि सारे मुद्दों पर हावी हो गया। वैसे वहाँ पर 4 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। रूलिंग पार्टी जो JDU और BJP का गठबंधन है, दूसरा उसके अपोजिशन में कांग्रेस है, और वहाँ प्रशांत किशोर भी राजनीतिक रूप से चेष्टा में लगे हुए हैं कि बिहार में उनका दबदबा हो, क्योंकि वो बिहार में दबदबे के अलावा और कहीं उनके प्रांत में उनकी प्रेजेंस नहीं हो सकती। इसलिए ये फैक्टर्स भी है कि प्रशांत किशोर वहाँ क्या करेंगे। जो अभी तक हर राज्य की बड़ी बड़ी पार्टियों को एडवाइस देते रहे, अब वो खुद वहाँ पर मैदान में हैं, इसलिए वो कितना सक्षम बन पाएंगे, ये एक बड़ी मुद्दा है। क्या पश्चिम बंगाल बिहार में महागठबंधन की वापसी होगी, या जो रूलिंग पार्टी है, लेकिन रूलिंग पार्टी में भी JDU और जो BJP का गठबंधन है वो क्या होगा। अभी उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद वहाँ एक स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश कुमार का भी नाम लिया जा रहा है उपराष्ट्रपति बनाने में। उसके पीछे मंशा है कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो वहाँ पर फिर JDU लगभग समाप्त हो जाएगी, ऐसा इंटेंशन से बताया जा रहा है नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे। खैर जो भी हो, इतने कन्फ्यूजन में बिहार का चुनाव हो रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव का असली मुद्दा क्या होगा, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इस पर बातचीत के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में 4 व्यक्तियों को बुलाया है जो चारों बिहार की राजनीति से संबंध रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊँ। एकदम दाईं ओर है श्रीमती शशि अग्निहोत्री, पश्चिम बंगाल में भाजपा की नेता हैं। उनके पास ही बैठे हैं श्री सुभाष प्रसाद, जो RJD वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनके पास बैठे हैं श्री प्रभात तिवारी, जो तृणमूल युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं, और शेष में बैठे हैं श्री विवेक शुक्ला, जो बिहार JDU पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं। आइए हम अपनी बात की शुरुआत शशि अग्निहोत्री से करते हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा की गठबंधन की सरकार है, वहाँ भाजपा की गठबंधन की सरकार के बावजूद वहाँ पर अभी मुख्य रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में बात होती है कि इस बार भाजपा जो है नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, लेकिन भाजपा ने कहा कई बार कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार आपको क्या प्रोस्पेक्ट लगता है, और साथ ही साथ ये जो मतदाता सूची को लेकर के जो एक बहुत बड़ी बवाल वहाँ मच गया है, जो सबसे बड़ा इशू बन गया है, वो कहाँ तक कारगर होगा,
हम इस पर आपको जानना चाहेंगे श्रीमती शशि अग्निहोत्री। नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपने जो पूछा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी हमारा जो गठबंधन है वो, तो ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, संसदीय बोर्ड, ये ठीक करेगा कि किसके नेतृत्व में निर्वाचन होगा। तो ये पूरे विषय वो देखेंगे। दूसरा जो विषय अभी चर्चा में है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसका नाम है। पुनरीक्षण माने ही हो गया कि पुनः माने फिर से हो रहा है। ये कोई नया काम निर्वाचन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने नहीं शुरू किया है, ये दोबारा से हो रहा है। 2003 में बिहार में ये SIR हुआ था और एक बार फिर से चुनाव आयोग जो सामग्रिक परिस्थिति है पूरे भारतवर्ष की, उसको देखते हुए प्राय पूरे देश में SIR को लागू करने के विषय पर सोच रही है। और एक ये अच्छी सोच है, सोच का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो मतदाता मृत हो गए हैं, जो मतदाता वहां से जा चुके हैं, उस राज्य को छोड़ के जा चुके हैं, जो मतदाता हमारे देश के नहीं हैं, उनको ये मताधिकार का प्रयोग से हटाया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने ठीक किया है। और जहां तक चुनाव आयोग एक स्वाधीन संस्था है और संवैधानिक संस्था है, तो ये चुनाव आयोग का जो ये विषय है, इसको भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन हमारे जो है उसको स्वीकार करते हैं और इसको स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछले बार बंगाल के चुनावों में हमने देखा था कि प्राय 17 लाख वोटर, ऐसे वोटरों का नाम हम लोगों ने दिया था जो वोटर पश्चिम बंगाल के वोटर नहीं है, जो वोटर मर चुके हैं, जो वोटर यहां से पलायन कर चुके हैं। उन सब वोटरों का नाम हटाने के लिए हम लोगों ने आयोग को बताया था। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, उनके विरोध के चलते और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के चलते वे नाम नहीं हटाए गए थे। बिहार में अभी इलेक्शन है, तो हम लोगों को सबको पता है कि बिहार से बहुत लोग पलायन करके पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सारे राज्य में बिहार के प्रवासी लोग रहते हैं। तो जहां पर वो स्थायी रूप से अपने परिवार को लेकर वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, जहां पर उनका एक वोटर कार्ड बन चुका है, तो चुनाव आयोग ने सीधे उन लोगों से संपर्क करके एक जगह एक व्यक्ति को वोटर देने का अधिकार, इस कानून को मान्यता दी है SIR के तहत। और ऐसे लाखों मतदाताओं को जो चुना गया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्राय 18 लाख मतदाता मृत हैं, प्राय 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसे मतदाता हैं जो दूसरी जगह मैंने अपना वोटर कार्ड लेके वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को चुनाव आयोग चिन्हित करके उनके नाम बिहार चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है उससे काटने का प्रावधान उन्होंने दिया है। अगले 1 तारीख को ये मसौदा आएगा, एक खसड़ा जिसको बोलते हैं, एक लिस्ट तैयार होगी। उसमें जो प्रपत्र में जो लोग भरा है उसको, उनके नाम आएंगे। यदि किसी कारण से नाम नहीं आ सके तो इसको संशोधन करने के लिए, उसमें एडिशन के लिए, उसमें डिलीशन के लिए, उसमें नए संयोजन के लिए आप अगले 1 महीना तक, 1 अगस्त को ये लिस्ट निकलेगी और 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक उन व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अधिकार रहेगा कि मेरा किसी कारणवश वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, इसलिए आप इसको मेरे डॉक्यूमेंट के जरिए आप इसको यहाँ पर ऐड करें। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है क्योंकि विपक्ष को बहुत अच्छे से पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो सरकार चल रही है, हर एक राज्य में डबल इंजन की सरकार आएगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल हो। इस तरह के जो विपक्ष मुद्दा बनाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता जो सबसे ज्यादा राजनीतिक सचेतन है वो इस मुद्दे पर विरोधियों की बात सुनेगी। और मतदाता जहां पर अपने प्रपत्र भरने को तैयार हैं, जहां मतदाताओं ने खुशी से अपनी मर्जी से प्रपत्र भरे, आप सुन के आश्चर्य होंगे कि प्राय 90% से ऊपर मतदाताओं के पास में चुनाव आयोग पहुंचा है। एक चुनाव आयोग की छोटी सी टीम की इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने द्वारा, वॉलेंटियरों के द्वारा और विभिन्न पार्टियों के जो BLA नियुक्त हैं, उन सब के द्वारा ये कोशिश को एक अंजाम देने का जो तरीका किया है। और जो इस
मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, इसका हम स्वागत करते हैं और इस पर विरोधियों का ऐतराज नहीं होना चाहिए। श्रीमती शशि अग्निहोत्री ने कहा कि बिहार में जो चुनाव का संशोधन हो रहा है वो बहुत जरूरी था, पहले भी संशोधन हुआ था। जो वोटर मर चुके हैं, जो स्थायी रूप से दूसरे प्रांतों में रह रहे हैं परिवार के साथ, जो दूसरे प्रांतों में वोट देते हैं, ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष इसको इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि वो जानता है कि बिहार में वो जीत नहीं पाएगा चुनाव। और चुनाव आयोग जो है उसने एक बहुत अच्छा काम किया, बड़ी द्रुत गति से उसने एक एक घर जा करके प्रपत्र भर के और लोगों का काम किया, बहुत सराहनीय काम किया चुनाव आयोग ने। और उनको उम्मीद है कि हर प्रांत में, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा अग्निहोत्री जी का मानना है। अब हम आइए राष्ट्रीय जनता दल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल में, श्री सुभाष प्रसाद, जो स्वयं बिहार के हैं, उनसे बात करें। सुभाष जी, आपके सामने अभी बीजेपी के वालों ने अपनी बातें रखी। चूँकि आरजेडी वहाँ का एक प्रमुख दल है, सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी की हैं, भली सरकार किसी की हो, आरजेडी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। क्या लगता है बिहार में ये जो खासकर ये जो मतदाता सूची में जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के जो आपने बनाया है, क्या आपको लगता है कि आप इस मतदाता सूची से जो संशोधन हो जाएगा उससे चुनाव यही जीत पाएंगे? क्या आपको प्रश्न लगता है? धन्यवाद ताजा टीवी आपको और आपको नेवर साहब, आप सब समय समसामयिक मुद्दा उठाते रहते हैं। बिहार में मतदाता सूची का गहन परीक्षण हो रहा है, पुनर्गण परीक्षण हो रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। अगर ये टाइमली किया गया होता तो आप देख लीजिए इसका टाइमिंग क्या है। इसका टाइमिंग है इलेक्शन से कुछ दिन पहले। और बिहार, जैसा कि हमारे बहन ने अग्निहोत्री जी बता रही थी, बिहार से काफ़ी लोग बाहर काम करते हैं। ये अभी आपका महीना चल रहा है बरसात का, यहाँ पे सारे लोग इधर उधर रहते हैं, काम काज में बिजी रहते हैं, उनका सबका डॉक्यूमेंट नहीं रहता। सेम वोटर ने वोट देके एमपी इलेक्शन में आपको एमपी बनवाया, मिनिस्टर बनवाया और प्रधानमंत्री बनवाया। आप उसके बाद ही इसको चालू कर दिए होते, हम तो आपके साथ 2 कदम आगे चल के करते। और मैं सच बता रहा हूं, ये गहन परीक्षण उसका नहीं है। हमारे एमपी लोग कहीं पे, एमएलए लोग कहीं पे 28 वोट से हारे हैं, कहीं पे 1500 वोट से हारे हैं। एक्चुअली मैं मनसा पे इसलिए प्रश्न चुन, ये गहन परीक्षण उसका है कि कहां पे आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले 20 वोट से हारे हैं, 500 वोट से हारे, उसका गहन परीक्षण कर रहे हैं ये लोग। और वहां पे आप देखेंगे कि बीएलओ पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट से क्या क्या अपलोड कर रहा है। कल जमुई में पकड़ा गया, वो फॉर्म बाहर फेंका हुआ है। क्या गहन परीक्षण? आपके ऑफिस में वो फॉर्म फेंका गया हुआ है, बिना डॉक्यूमेंट का अपलोड कर रहे हैं, वो गहन परीक्षण इसको बोलते हैं? ये गहन परीक्षण नहीं है। गहन परीक्षण है कि आरजेडी का, कांग्रेस का, इसका वोटर कहां पे ज्यादा है। वहां पे अगर हम 500, 1000, 2000, 5000 भी उसका वोटर उड़ा सकते हैं तो फिर आपको लगेगा ना। अच्छा, अभी बता रही थी 1 महीना 2 महीना में आप पुनरीक्षण फिर होगा, जिसका नाम नहीं है वो आ जाएगा। ये भाई इंडिया है, इंडिया में भी वो हमारा बिहार है। ये आते तो वो नहीं आते, वो आते तो इलेक्ट्रिक चली जाती है। आपको कहां पे कर पाएंगे? सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ, घोटाला ही बोलता मैं उसका, इसका लिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई तुम लिस्ट बताओ, तो स्टेट बैंक बोलता है भाई मेरे पास लिस्ट नहीं, हमको टाइम दो। और अब मतदाता सूची कहां से ठीक कर पाएंगे इतना कम टाइम में? आपका गहन परीक्षण है कि कैसे हम विरोधी दलों को कमजोर करें, जहां पे हमारा सबसे दूसरी बात है, आरजेडी का वोटर कौन है? हमारा वोटर है गरीब, अशिक्षित, कमजोर वर्ग, ये सब हमारे वोटर है, जिसके पास डॉक्यूमेंट का थोड़ा अभाव होता है। अभी बता रहे थे हमारा इंडिया तो बहुत आगे चला गया, यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। तो अगर आप हाईटेक होते तो मृत्यु प्रमाण पत्र से तो आपका वहीं से वोटर निकल गया। तो फिर आपको ये करने की क्या जरूरत है? आप हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, सारा सर्टिफिकेट हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा। दूसरा, सरकार जितना भी डॉक्यूमेंट ला रही है उसको उस पर भरोसा नहीं है। आप आधार कार्ड क्यों लाए थे? कांग्रेस जब आधार कार्ड लाई थे तो आपने बहुत भयंकर विरोध किया। अब आप बोलती है आधार कार्ड का कोई खास मतलब ही नहीं है। आप किसको सही मान रहे हैं? और ये गहन परीक्षण तो उसका ही है कि हम खोद खोद के देखें कि हमारा आरजेडी का, कांग्रेस का, तेजस्वी को रोकने के लिए
आज तेजस्वी सर बिहार में फर्स्ट, मैंने सबसे पहली पसंद तेजस्वी यादव है। ये अगर मुख्यमंत्री बने तो हमारा बिहार का पलायन 100% रुक सकता है। ये नौकरी देता है, काम करता है, किसी से भी ज्यादा मुखर प्रखर और स्पष्ट बकता है। तो ये हम इससे नियत पे सवाल उठा रहे हैं। अगर ये और कुछ दिन पहले चालू हुआ होता तो हम लोग इसके साथ साथ, अभी देखिए 56 लाख वोटर को आपने हटा दिया, वो सारे गरीब लोग हैं। पढ़े लिखे लोग को तो ऐसा जाली कर देगा आप उससे गहन परीक्षण से हटा ही नहीं पाएंगे। जो भी हटता है, जिसको जो निरक्षर नहीं है, बीएलओ बुलाता है, भाई यहाँ पे साइन करो, डाल देता है, वो तो हमारा आउट हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप गहन परीक्षण वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए नहीं बना रहे, आप वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से बनाने के लिए बना रहे। इसका हम लोग को ज्यादा विरोध है। और कोई भी बीएलओ हम देख रहे हैं, कहीं पे पेपर 17-18 पेपर चाहिए, कहीं पे बिना पेपर का चाहिए, अपलोड हो रहा है। ये तो उचित नहीं है ना। प्रजातंत्र इसको नहीं बोला जाता, प्रजातंत्र बोला जाता है। और खास करके बिहार में आपको एनफ टाइम देना चाहिए, जिससे कि हम ठीक ठाक एक एक करके कर सकते थे। और आप इसके पहले कर लेते, हमको कोई असुविधा नहीं थी। श्री सुभाष प्रसाद ने जो श्रीमती अग्निहोत्री ने बताया, उसके जवाब में कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये जो गहन अध्ययन हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को ठीक करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है कि कहाँ आरजेडी जीती है, कहाँ कांग्रेस का परिचय, उनको ठीक करने के लिए, उनको पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए आप वो कर रहे हैं। वरना ये समय ऐसा था कि जबकि वह चुनाव में कुछ दिन रह गए हैं, आपको टाइम देना चाहिए था, और टाइम दे करके आप करते तो आपका जस्टिफाइड था। तो इसके पहले भी वोटर लिस्ट का संशोधन पहले भी हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इस तरह से हुआ है, इस तरह से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किस तरह के कार्ड मांगे जा रहे हैं, कोई किसको प्रपत्र मांगे जा रहे हैं, जिनकी इच्छा तो भर रहे हैं, कई प्रपत्र यहाँ मिलते हैं, कभी वहाँ मिलते हैं। और ये सब चीज़ इसलिए हो रही है कि बिहार में तेजस्वी यादव एक काफ़ी उभर रहे हैं, उनका काफ़ी वर्चस्व हो गया है। इन सबको करने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी वहाँ पर बीजेपी की सरकार को मदद करने के लिए सारे प्रबंध कर रही है, ये कहना है सुभाष प्रसाद जी का। उन्होंने कुछ पॉइंट्स के साथ ये बातें कही। इस प्रकार हमने शशि जी से सुना, सुभाष जी से सुना। अब हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं बिहार में चुनावी मुद्दे। और अभी ब्रेक में जाने के पहले आरजेडी के पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी जनरल श्री सुभाष प्रसाद ने कई बातें रखी। उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जो SIR हो रहा है उसका असली कारण क्या है, उसके पीछे क्या नीयत है सरकार की, और किस प्रकार राजनीतिक खेल खेल रही है चुनाव आयोग, उसका उन्होंने कई उदाहरण देकर के बताया। आइए हम बात करते हैं प्रभात तिवारी जी से। वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस चुनाव में कोई अभी शायद नहीं लड़ रही है, लेकिन फिर भी तृणमूल कांग्रेस का, चूंकि बंगाल बगल में स्टेट है और वहाँ पर ये जो SIR है वो उसको लेकर के उनको भी आशंका है कि ये आज वहाँ पर हुआ, कल यहाँ होगा। तो इस प्रकार इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। प्रभात जी, आप ये बताइए कि बिहार में जो हो रहा है, आपको लगता है क्या कि ये एक्सपेरिमेंट है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो जो, जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा कि संशोधन नहीं कराना चाहते आप चुनाव में, और गलत लोगों को, फर्जी वोटर्स के साथ आप चुनाव जीतना चाहते हैं? तिवारी जी, जैसे हमारे दो साथियों ने बताया, हम लोग वामपंथी के ज़माने में पश्चिम बंगाल में सुनते थे कि साइंटिफिक रिगिंग होती है। मतदान के समय साइंटिफिक रिगिंग वामपंथी करते थे और वो बार बार जीतते थे। 34 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन ममता दीदी ने उनको 2011 में उखाड़ के फेंक दिया और आज तक वो जो है शून्य हो गए हैं और महाशून्य की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में जो SIR जो चल रहा है, ये भी एक साइंटिफिक वोटर लिस्ट बनाने की कवायद है। थोड़ा मैं पीछे जाता हूं। चुनाव आयोग पिछले 75 साल में जो उसका गठन होता था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, 3 लोग मिलकर चुनाव आयोग का जो है नियुक्ति में भाग लेते थे।
लेकिन हमारी भाजपा की सरकार जब से आई देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे उस नियम को ही बदल दिया। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को नॉमिनेट कर दिया गया। प्रधानमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। तो स्टार्टिंग वहां से हुई है। साइंटिफिक जो मैं कह रहा हूं उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो साइंटिफिक का काम वहां से भाजपा ने शुरू किया है। एसआईआर के नाम पे उसके थोड़े और मैं पहले जाता हूं। पश्चिम बंगाल से आवाज उठी थी इपिक कार्ड लेकर। आज हमारे पास में जो इपिक कार्ड होता है उसमें एक नंबर होता है और वह नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। इसीलिए वो नंबर दिया गया था। टी.एन. शेषन साहब ने 1995 में जब लागू किया था तो उस समय ये यूनिक नंबर दिया था। लेकिन ममता दीदी के नेतृत्व में जब पश्चिम बंगाल में, जैसे मान लीजिए कि मुर्शिदाबाद से हमने इपिक नंबर डाला, उस इपिक नंबर में मुर्शिदाबाद के भाई का नाम तो आ रहा है, साथ में एक गुजरात के भाई का भी नाम आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, अगर प्रभात तिवारी का पैन कार्ड है या आधार कार्ड है तो उसमें आप जहां से भी देखोगे उसमें प्रभात तिवारी ही नजर आएंगे। लेकिन यहां साइंटिफिक जो वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है भाजपा के नेतृत्व में, उसमें एक इपिक में दो नाम आ रहे हैं, कभी गुजरात से, कभी उत्तर प्रदेश से। तो ममता दी ने जोरदार विरोध किया और इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने माना कि हाँ कमियां रह गई हैं, हम इसको जो है रिव्यू करेंगे और एक इपिक नंबर जो है एक ही मतदाता के नाम से रहेगा, दूसरे के नाम से नहीं रहेगा। तो यहां इनकी चोरी पकड़ी गई। उसके बाद एसआईआर के नाम पे ये क्या कर रहे हैं? एसआईआर के नाम पे ये जो है वही अभी आप भाई ने कहा कि गरीब तबका, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो मजदूर तबका है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया चुनाव आयोग ने कि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, वोटर कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, राशन कार्ड का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। क्यों भैया? तो आप इसको बनाए क्यों? अगर वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपने इसको बनाया क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर वोटर कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो 2024 के चुनाव में जो सांसद हमारे चुन के गए, गवर्नमेंट बनी, प्रधानमंत्री बने, तो फिर वो चुनाव ही बकवास है। तो चुनाव आयोग करना क्या चाह रहा भारत देश में और वोटर लिस्ट के नाम पे, ये अभी तक समझ के बाहर है। लेकिन हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे। 25 जुलाई को अंतिम तिथि है एसआईआर का फॉर्म भरने का। उसके बाद एक मसौदा तैयार होकर आएगा और फिर जो है सितंबर से उसको अगर हमको रिव्यू करना हो, रीचेक करना हो तो कर सकते हैं। तो समय है, ऐसा बात नहीं है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है और बिहार में महागठबंधन है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है पिछले शनिवार को और हम लोगों ने अपने प्रोग्राम बना लिए हैं कि इसका कैसे सिस्टमेटिक विरोध करना है। उसका विरोध हम लोग जो है जोर शोर से करेंगे, साइंटिफिक वोटर लिस्ट बनने नहीं देंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि ये जो है ये सीपीएम के समय में पश्चिम बंगाल में जैसे साइंटिफिक रिगिंग होती थी, ऊपर से देखने में तो लगता था बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से उसके एजेंडा कुछ और होते थे। ये साइंटिफिक रिगिंग का ही एक दूसरा रूप है। ये उनका चुनाव आयोग जो है का गठन जो हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ गलत। वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था वो बंद किया गया। जो मुख्य न्यायाधीश उसमें थे चुनने वालों में, उनका नाम हटा दिया गया। उसमें प्राइम मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री और आपके ये अपोजिशन लीडर। तो अगर 3 व्यक्ति हैं तो 3 में जो केंद्रीय मंत्री और प्राइम मिनिस्टर तो एक साथ होंगे ही। तो ऐसा बना दिया गया जिससे अपने मनमानी ढंग से वो चुनाव आयोग का गठन कर सके। और एसआईआर में जो है पहले तो आपने आधार कार्ड कहा कि आधार कार्ड है तो कहा अपने वोटर कार्ड उसको नहीं मानेंगे, इस चीज़ को नहीं मानेंगे। ये चीज़ें आपने करके किसी तरह आप चाहते हैं चुनाव का रिगिंग हो। 25 जुलाई लास्ट डेट है, इसका बाद हम इसका विरोध करेंगे। हमको उम्मीद है कि ये चीज़ हो नहीं पाएगी, ऐसा कहना है सिर्फ प्रभात तिवारी का। आइए अब हमने अपने तीनों प्रतिभागियों से बात की। अब हम बात करते हैं जेडीयू के एक नेता से।
जो बिहार के वाइस प्रेसिडेंट है जेडीयू के, श्री विवेक शुक्ला से। विवेक शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आपका मुख्यमंत्री वहाँ। आपको क्या लगता है बिहार का चुनाव, एसआईआर की तो हम बात किए हैं, आपको बिहार के चुनाव में क्या लगता है? आने वाले बिहार के चुनाव में चूंकि नीतीश कुमार का नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी है, क्या वापस नीतीश कुमार का नेतृत्व बनेगी या कुछ वहाँ पर चेंज होगा, या वो आरजेडी आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? इस ढंग का जो चीज़ चल रही है, आपकी क्या मान्यता है? देखिए, सबसे पहले तो ताजा टीवी के इस कार्यक्रम सागर मंथन में आमंत्रित करने के लिए ताजा टीवी को मेरा विशेष धन्यवाद, और आप नेवर सर को धन्यवाद। साथ ही हमारे जो तीनों जो भी प्रवक्ता लोग हैं, जो वक्ता लोग यहाँ हैं, शशि जी हैं, सुभाष जी हैं, प्रभाकर जी हैं, आप तीनों को प्रणाम। ये करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि 2025 में पुनः नीतीश कुमार की सरकार और पूरे बहुमत के साथ बनेगी। पहली बात, इसमें कहीं कोई संशय और शक और शुभा की बात नहीं है। रहा सवाल हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण की बात जो है, तो जब भी कोई सरकार आई है, कभी भी किसी भी सरकार ने कभी भी ऐसा काम अगर किया है तो जनता दल यूनाइटेड या भाजपा ने कभी भी उसका अपोज नहीं किया है। जिस तरह संसद में और कल बिहार के विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके और विधानसभा को शर्मसार कर दिया, इससे बड़ा मतलब इससे गंदी चीज कोई हो ही नहीं सकती है। संसद और जो विधानसभा होता है वो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसको माना जाता है, वहां इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री के लिए, जिन्होंने अपने मुंह से कभी किसी के लिए कुछ गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा, और आज तक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए बिहार को 2005 से 2025 तक लाने का, 2025 तक, आज अभी मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था, आज बिहार जैसी जगहों पर हर चीजें ऑनलाइन हैं, और आज जो मतदाता पुनरीक्षण का काम भी चल रहा है, मैं खुद भी मतदाता हूं और मैंने खुद जाकर के बड़े प्रेम के साथ जो है अपनी सारी चीजों को जमा किया, और बीएलओ ने प्रॉपरली तरीका, और सारे लोग, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है, दिक्कत पार्टियों को है, दिक्कत दलों को है कि उनको यह लग रहा है कि हमारा अल्पसंख्यक वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आज आप एक चीज देख लें, जैसा शशि जी ने कहा कि 18 लाख लोग ऑफिशियली जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो संख्या है, अचानक एक साथ ही वो सारे जो मैनिपुलेशन एक साथ मैच नहीं हो सकते हैं कि ऑनलाइन सारी चीजें हो गई और अभी कल किसी की मृत्यु हुई और आज वो अपडेट हो गया, हर चीजें अपडेट हो गई, तो थोड़ा सा समय हर जगह प्रक्रिया में लगता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह का पुनरीक्षण हो रहा है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। आपके मन में ये चीज कहां है? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में सरकार रही इतने दिनों तक, जब इस तरह का काम हुआ है तो क्या विपक्ष ने कभी इस पर अपोज किया है? और इस तरह से संसद में और विधानसभा में कभी अपोज किया है? कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। बिहार में आज चुनाव हो रहा है तो लोगों को ऐसा लग रहा है, कल ये सिचुएशन बंगाल में भी होगी तो भी लोगों को ऐसा लगेगा। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। यदि आपके, वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आपके दिलो दिमाग में ये सब चीज है ही नहीं है तो आपको उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। आज मैं कह दूं कि मैं वोटर हूं और मैं कह दूं कि क्यों हो रहा है, मैं क्यों करने जाऊं। आप मताधिकार का प्रयोग करना आपका अधिकार है। प्रभाकर जी की एक बात मैं सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि वोटर कार्ड मान्य नहीं है। जब आप वोटर कार्ड के लिए ही उसका पुनरीक्षण हो रहा है तो वोटर कार्ड उसमें मान्य कैसे हो सकता है? और ये चीज देखी गई है, इस चीज को पूरा ध्यान से समझने के बाद, और अभी तो सारी प्रक्रियाएं एकदम नॉर्मल सी हो गई हैं। अभी तो सिर्फ आपको फॉर्म भर के जमा दे देना है, ऐसे कोई रूल रेगुलेशन दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि इस चीज को प्रोपेगेंडा बनाया गया है और जबरदस्ती विधानसभा नहीं चलने देना चाहती है। संसद, आज देश की संसद चल रही है, वो नहीं चले, इसके लिए विपक्ष पुरजोर तैयारी में है, पुरजोर कोशिश में है कि देश में किसी भी प्रकार का कहीं कोई अच्छा काम नहीं हो। और सबसे बड़ा चीज है, मैं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं करता हूं। अगर सरकार किसी की भी हो और इस तरह का मतदाता पुनरीक्षण हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर वो बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, देश के किसी भी कोने में हो, दिक्कत क्या है उससे? अगर हमारे पास पेपर है तो मैं सब प्रोड्यूस करूंगा, सामने रखूंगा कि ये पेपर मेरे पास है और मैं यहां का वोटर हूं, और आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके रिव्यू करने का समय बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका जो है, उनकी सोच नकारात्मक है। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, वो अपनी चीजों को
जबरदस्ती आगे रखना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमको किसी तरह से विरोध प्रकट करना है। जब हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो मुद्दा यही है। जब मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है तो यही मुद्दा है। बिहार में कहीं कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में लालटेन युग से आज रोशनी है। उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा रोशनी बिहार में रहती है। इसका ऑफिशियली रिकॉर्ड लेके देख लिया जाए तो नीतीश कुमार जी ने अपने तरीके से आज कहां था बिहार, हमने देखा है। हमने उस बिहार को देखा है जहां पोल रहते थे, तारे नहीं रहती थी। आज वो बिहार है। आप चले जाइए गांव में, लोग एसी लगा के रहते हैं। आज वो बिहार है। लोग कहते हैं कि हम अपना गांव, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। जो लोग हैं वो आज गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूं, और मैं भी कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। लोगों के दिमाग में ये चीज है कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार आदमी है, उसको किस तरह से हटाया जाए। और सबसे बड़ा चीज है कि पब्लिक, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, जनता उनको एक्सेप्ट करती है। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। 2025 में हम पूरी बहुमत के साथ, पूरे जबरदस्त बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। जनता को, स्पेशली महिलाओं को यह चीज बहुत अच्छी तरह पता है। जिस तरह वो अत्याचार में जीती थी, जिस तरह जो आज लोग कहते हैं कि शराबबंदी पर तरह तरह की बातें करते हैं, आज जितने अत्याचार होते थे, आज आप चले जाइए पटना की और बिहार की सड़कों पर चले जाइए, थानाओं में चले जाइए, आज महिलाएं जो हैं वो पुलिसिया महकमे में बड़े गर्व के साथ काम करती हैं। कहां है बिहार? आप जाके देखिए बिहार में, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार कहां है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार वापस सत्ता में आ रही है 2025 में, और निश्चित रूप से 2025 का जो टारगेट है हम लोग का 225 सीट, स्वाभाविक है कि हम लोग जीत करके सत्ता में आएंगे और नीतीश कुमार जो है 5 साल तक फिर उसी तरह से सरकार चलाएंगे। और बिहार में जो कार्य अभी बाकी हैं, हम लोगों ने 1 करोड़ जो है नौकरी देने का वादा किया है। हम लोग 1 करोड़ नौकरी जो है 5 साल के भीतर देंगे और पूरे बिहार को विकास के पथ पर ले जाएंगे। श्री विवेक शुक्ला ने काफी विश्वास के साथ कहा कि पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यानी अभी जो प्रोपोर्शन है या अभी जो है वो चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है उनको। उन्होंने कहा ये पुनरीक्षण का है, यह पहले भी हुआ है, होना चाहिए। वोटर मर जाते हैं, उनके परिवार हो जाते हैं, जैसे परीक्षा होता है, लेकिन इसको बिना मतलब का इशू बना करके हंगामा खड़ा किया गया है। और जिस ढंग से गाली गलौज हुआ विधानसभा में, जिस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार में पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट आने लगी है। बिहार में काफ़ी विकास हुआ है। बिहार का नक्शा पूरा बदल गया है। उसके लिए आपको जा करके पर्सनली देखना पड़ेगा। अभी जो है वो एक्चुअली नीतीश के नेतृत्व में चूँकि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए इशू जो गलत इशू बना करके इसको किसी तरह स्टॉल किया जा रहा है, ऐसा कहना है श्री विवेक शुक्ला की। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बात की इस बिहार के मुद्दों पर। हम उसके कुछ अन्य और मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, उसके इश्यूज़ पर। अभी फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बिहार में चुनावी मुद्दे, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री विवेक शुक्ला और उसके पहले श्री प्रभात तिवारी ने अपनी अपनी बातें रखी। आइए हम उसके कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करते हैं। हम शुरू करते हैं शशि अग्निहोत्री जी से। शशि जी, SIR पर काफ़ी हमने बात कर ली, चुनाव निरीक्षण बात की, जो भी होगा। हम ये चाहते हैं कि बिहार में भाजपा के लिए सबसे अहम बात क्या है बिहार में? भाजपा के लिए सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये भाजपा का प्रमुख मुद्दा है। जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर उठकर सबका विकास करना है, महिलाओं को आगे लाना है, दलितों को आगे बढ़ाना है, और कर्म संस्थान, जो मेन भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा है कि हमारे भारतवर्ष की जो मेधा है, जो प्रतिभा है, वो भारतवर्ष छोड़ के बाहर ना जाए, वो भारतवर्ष में ही रहे। वो बिहार के अगर मेधावी छात्र हैं तो वो बिहार में ही रहें, अपने परिवार को छोड़ के जाने की मजबूरी ना उनको सहन करनी पड़े। जो कृषक है उसको उसके कृषि का जो न्यूनतम मूल्य है वो उसको मिले।
बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, औरतों के विकास पर ध्यान दिया जाए, नारी सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ये सारे मुद्दे देश के उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे मुद्दों से जब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी भारतवर्ष का सामग्रिक विकास होगा। और 2047 में भारतवर्ष को तीसरी अर्थव्यवस्था करने का जो प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके दिशा निर्देश में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, विदेशों में जो भारत माँ की जो गुणगान हो रहा है, वो सब आने वाले भारतवर्ष को दुनिया देखेगी और भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। चाहे लाख ये क्षेत्रीय पार्टियां कोशिश कर ले, मोदी जी के विकास के कार्य को रोक नहीं पाएंगी। एसआईआर बिहार में भी हो रहा है, एसआईआर बंगाल में भी होगा, एसआईआर आने वाले दूसरे राज्यों में भी होगा। 2003 में जब ये हुआ था तब किसी ने आपत्ति नहीं की थी, और अभी सभी राजनीतिक दल इस पर आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक डर बना हुआ है। ये सत्य नहीं है, सबको एक डर बना हुआ है कि हमारे अल्पसंख्यक वोट जो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं, उन वोट बैंक को हमारे हाथ से ना छीन लिया जाए। ये जो 52 लाख मतदाता बिहार से बात दिए जा रहे हैं, आप अगर इनका गहराई से अध्ययन करेंगे तो इसमें हमारे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। और ऐसा नहीं है कि बिहार के जो मुसलमान पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोट पक्ष में वोट नहीं करते हैं। आज तक दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया है। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हाँ, हम उन मुसलमानों का विरोध करते हैं जिन्होंने लोगों के हाथों से कलम छीन के उनके हाथों में तलवार पकड़ाई है। हम फिर से चाहते हैं कि उनके हाथ से तलवार लेकर हम उनके हाथ में शिक्षा पहुंचा पाए, उनको रोजगार दे पाए। आइए सुभाष प्रसाद जी से बात करते हैं। सुभाष प्रसाद जी, आपकी रूलिंग पार्टी, एक तो अभी तेजस्वी ने कहा कि वो बायकाट का भी सोच रहे हैं बिहार चुनाव, तो आपको लगता है कि बायकाट हो सकता है? पहली बात। और आपका ये एसआईआर का तो खैर है, बहुत चल रहा है, किस मुद्दे पर? क्योंकि वहां पर अभी आप रूलिंग सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं और सबसे ज्यादा सीटें भी आपकी हैं। चुनाव में आपका क्या मुख्य मुद्दा क्या है? बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। मुख्य मुद्दा यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यूथ आइकॉन हैं। आप जितना भी यंग लड़का है तेजस्वी के पीछे पागल है, क्योंकि उनको पता है कि तेजस्वी जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और ये सबको रोजगार देंगे। इन्होंने बहुत कम दिन में नीतीश जी के साथ रह के प्रूफ भी कर दिया था। अभी नीतीश जी, बीजेपी ने एक चाल चली है, नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया, बाएं उप मुख्यमंत्री, दाहिने उप मुख्यमंत्री, वो लोग डायरेक्शन देते हैं, ये करना वो नहीं करना। नीतीश जी को इन्होंने मोहरा बना के रखा है। तेजस्वी जी बार बार बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का काम है, एक इंजन इधर टानता है, दूसरा इंजन उधर टानता है। बिहार की जनता वहीं पे पसोपेश में पड़ी हुई है। तेजस्वी के प्रयास के चलते आज जाति जनगणना हिंदुस्तान में संभव हो पाया। और अभी बीजेपी ने एक नई पार्टी को वहां पे भिजवाया, जो बी टीम है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, हो सकता है इलेक्शन के बाद ये खिलौना बन जाए, खिलाड़ी नहीं रखे, खिलौना बन जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये जंगल राज लोग बहुत चिल्लाते थे, आज बिहार में राक्षस राज है। खेमका जी का मर्डर हुआ 6 साल पहले, उसके बेटे का मर्डर हुआ। खेमका के भाई ने बोला इससे तो बहुत अच्छा मेरा लालू जी का राज था, जहां पे कम से कम व्यापारी लोग उनका भी सुरक्षित रहते थे। आज देख लीजिए रोज वहां पे मर्डर हो रहा है। पारस जैसे हॉस्पिटल में, सबसे सुरक्षित हॉस्पिटल है, वहां पे 5 गुंडा जाता, सरेआम चंदन मिश्रा को गोली मार के आता, कुछ नहीं हो पाता। अरे भैया, कौन सा रामराज है आपका? इससे तो बहुत अच्छा लालू जी का रामराज था। अब मैं बता रहा हूं, और अगर आप 2 मिनट टाइम देंगे, आप देखे होंगे एक हाथी को एक 6 फुट का 5 फुट का आदमी जिंदगी भर कभी लकड़ी उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ। जिस दिन हाथी को बुद्धि होता है, ये 6 फुट का आदमी ये हमारे ऐसे हाथी को अननेसेसरी परेशान कर रहा है, उस दिन वो उसको उठा के पटक देता है। एक्चुअली उस दिन हाथी को बुद्धि होती है। और दूसरे लोग बोलते हैं कि हाथी पागल हो गया। पागल नहीं हो गया, हाथी को उस दिन ओरिजिनल बुद्धि आई है, जो आपका गुलामी बर्दाश्त नहीं कर। लालू जी वही एक आदमी था जिसने हाथी को जिंदा किया और महाभारत को उठा के फेंक दिया, तो लोग बोलते थे जंगल राज आ गया। सच में वो मंगल राज था, वो परिवर्तन का राज्य था। और आदमी को, गरीब को, जो भी दबे कुचले लोग थे, सबको उन्होंने वाजिब सम्मान दिया। वो कहीं पे भी आज के दिन सीना उठा के चल सकते हैं, पुलिस से बात कर सकते हैं। आज जितने भी नौकरी में आप देख रहे हैं, लालू जी का देन है। जितना MP MLA शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हरिजन, आदिवासी है, सारे के सारे लालू जी के देन है। आज हमारे RJD में
हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, दलित भी हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास सही में करना चाहते हैं। और मोदी जी का सबका साथ और मात्र 2 आदमी का विकास है। सबका साथ तो लेते हैं, अडानी अंबानी का विकास करते हैं। आज इकोनॉमिक्स में आ जाइए सर, आज हमारी करेंसी का, डॉलर का क्या रेट है? आप तो बहुत बोलते थे, मनमोहन सिंह बहुत चुप्पा रहते, आप तो बहुत बोलते हैं। आप देख लिए डॉलर का रेट है, हमारी करेंसी का रेट आज अफगानिस्तान से नीचे है। कोई बता, अभी कोई भी गूगल सर्च कर लिए, आप देख लेंगे हमारा करेंसी, इंडियन करेंसी अफगानिस्तान से नीचे है। कहा हम डॉलर को बोल रहे थे कि अमेरिकन लोग आएगा मेरे यहाँ वीजा लेने के लिए लाइन में लगा। वाह वाह, ये तो बहुत जबरदस्त जुमला हो गया। आप देख लेंगे हमारी करेंसी अफगानिस्तान से नीचे है। कोई भी यहाँ पे एक बार सर्च कर लीजिए हम लोग कहाँ पे हैं। और जिसको विश्व गुरु बोलते हैं, अब तो इसको विश्व को पूछता ही नहीं है। कभी जाम्बिया कहाँ ऐसी ऐसी छोटी कंट्री में जाते जहां इनको कोई जानता भी नहीं था। चलिए, हमने शशि जी से बात की, सुभाष जी से बात की, अन्य मुद्दों पर उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के और राष्ट्रीय और प्रांतीय मुद्दे बताए। आइए हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमने दूसरे राउंड में हमने बात की शशि जी से, उसका सुभाष जी से। आइए प्रभात जी, पश्चिम बंगाल में बिहार के बहुत लोग रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। आज अगर वो वहाँ पर वोटर हैं और यहाँ भी वोटर हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो बिहार के लेबर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो वोट देने कैसे जाएंगे बिहार में? वो यहाँ वोटर बनेंगे कि वहाँ वोटर बनेंगे? क्या स्टैंड है आपका इस मामले में? देखिए, ममता दी ने 1992 में कहा था नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट, और उसी के आंदोलन में हमारे 13 लोग शहीद हुए थे 1993 के 21 जुलाई को। तो इस जो वोटर लिस्ट को, फ्रेश वोटर लिस्ट, बढ़िया वोटर लिस्ट, अच्छी वोटर लिस्ट तैयार की जाए, ये पहली आवाज़ ममता दीदी ने उठाई थी जब वो युवा नेत्री हुआ करती थी 90 के दशक में। तो आज जो लोग कह रहे हैं, अपने बड़ाई खुद कर रहे हैं, लेकिन ये बेकार की बातें हैं। ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया था। और रही बात आप जो भी कह रहे हैं बिहार में वोटर है, यहाँ वोटर है, तो देखिए पूरे भारत देश में आप एक ही वोटर बनिए। आप बिहार में बनिए या बंगाल में बनिए। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बंगाल का ही वोटर हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है बंगाल से हैं। तो ये नियम भी है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह ही रखिए, 2 जगह मत रखिए। तो इस हिसाब से अगर SIR हो रहा है तो इसके लिए हम इनका समर्थन करते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक तरीके से वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, गरीब, जो नीचे तबके के हैं, जो अशिक्षित हैं, उनका नाम काटा जाएगा, उनको बात दिया जाएगा। और जो बहन कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमला है। सबसे पहले बात तो इनके पास नेतृत्व की कमी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार में जाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा भविष्य बताएगा। हमारे JDU के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अगली बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बिहार में तो जो हो रहा है, यहाँ स्टूडियो में भी जो है इनका मत विरोध है। लेकिन हमारे महागठबंधन में बिहार में हमारा नेता है तेजस्वी यादव, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महागठबंधन भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। नीतीश बाबू, पलटू बाबू जो है वो पलट रहे हैं। आइए विवेक शुक्ला जी, हमको एक बात बताइए कि बिहार में नीतीश की सरकार है जी, जबकि नीतीश के पास ज़्यादा MLAs नहीं है जी, सभी MLA हैं तेजस्वी के पास में जी, उनके पार्ट में। तो ये आपको क्या लगता है बिहार में इस बार क्यों परिवर्तन होगा इस स्थिति के अंदर में? परिवर्तन तो सोने का कोई सीनरी दूर दूर तक नहीं दिखता है। परिवर्तन कहाँ होगा, कैसे होगा? सबसे बड़ी जो चीज है कि नीतीश कुमार जी ने जो जैसा लोग कह रहे हैं, गरीब वंचितों का साथ दिया, लोगों ने बढ़ाया लालू जी को, तो पूरा देश जानता है कि जेल कौन गया। पूरा देश ये जानता है कि नीतीश कुमार किस आंदोलन में जेल गए थे। देश को कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। और आज तो सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी आगे है कि मिनटों में कुछ चीजें कहां से कहां चली जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को ये चीज जानना चाहिए कि 50% जो है आरक्षण बिहार में ही मिला है, पहली बात। दूसरी चीज है कि
अगर अपराध की बात कहें तो कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री को गोली मारी गई थी। इससे बड़ा अपराध कहां हो सकता है? एक प्रधानमंत्री को उसके घर में गोली मारी गई थी, वो उससे बड़ा अपराध देश में कहां हुआ? आज तक नहीं हुआ कभी। तो मैं समझता हूं कि कहीं की कोई आपसी रंजिश में कहीं कोई अपराध होता है तो उसको अपराध नहीं बोलते हैं। अपराध होते हैं जब किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है सड़कों पे, जब एक महिला का बलात्कार किया जाता था घर में ले आकर के, और एक आईएएस ऑफिसर जब रोता था और उसको नशे की गोलियां खिलाई जाती थी, अपराध तब होता था। जब एक किसी व्यक्ति की लड़की की शादी हो रही है मुख्यमंत्री की, तो सैकड़ों गाड़ियां शोरूम से निकाल के लोग लेके चले आते थे और सामान लेके चले आते थे, सर्किट हाउस खाली हो जाते थे, न जाने कैसे कैसी चीजें होती थी, वो अपराध होता था। आज आप चले जाइए 12 बजे रात में, मैं सिवान जिले से आता हूं जो अपराधियों का गढ़ होता था, और आज उस सिवान जिले की स्थिति है कि आप रात में 2 बजे चले जाइए, आपको कोई पूछता नहीं है। मैं खुद ही जाता हूं, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मैं खुद जाता हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। और कोई भी महिला जाती है, आज जाके देख लीजिए, ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैं देखता हूं टीचरों को, टीचर जो दिन भर में 3 बार उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, 3 बार इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन इंट्रोडक्शन लिया था। मैं तो समझता हूं ऐसा बंगाल क्या पूरे देश में कहीं नहीं है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने ऑफिशियली एक पढ़े लिखे शिक्षित ईमानदार व्यक्ति ने पूरे बिहार की काया पलटने का काम 2005 से किया है, और मैं समझता हूं कि ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए ताकि बिहार और बिहार की जनता हमेशा सुरक्षित रहे। और जिस तरह के अपराध अगर हो रहे हैं तो वो आपसी रंजिश में, और कहीं आज जो पारस हॉस्पिटल में जो अपराध हुआ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात थी, पहली बात, उस हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं लोग लिप्त रहे होंगे, और दूसरी चीज है कि वो व्यक्ति खुद अपराधी था। पहले दूसरी चीज, एक गैंगवार के तहत जो जाकर के सामने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी हत्या की गई, जो मृतक था उसकी हत्या की गई। तो मैं समझता हूं कि अपराध उसको नहीं बोलते, अपराध उसको बोलते हैं कि जब किसी निरीह पर अत्याचार हो रहा हो, जब किसी महिला पर अत्याचार हो रहा हो, वहां आप अपराध की बात करते हैं। आज लोग डरते हैं, भय का माहौल है, लोग 5-5 मिनट पे डीआईजी, आईजी और बड़े बड़े अधिकारी बदल जाते हैं, आईएएस बदल जाते हैं। नीतीश कुमार जी कभी किसी को बख्शने वाले इंसान नहीं है। वो व्यक्ति जीवन में अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, इससे बड़ा गवाही किसी चीज का, इससे बड़ा एविडेंस ही कुछ नहीं है। उस पूरे देश की हर ताकत लग गई कि इनका पूरा बैकग्राउंड देख लिया जाए, कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं है। व्यक्ति अपने, मैं समझता हूं कि अपने ड्रेस से लेकर और अपने किसी भी चीज पर उनका 5 रुपए का एक खर्च नहीं है, ना वो बड़ी किसी गाड़ी से चलते हैं, ना उनका ड्रेस दिन भर में 10 बार चेंज होता है, कहीं किसी उनका 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं है। और एक ईमानदार नेता के रूप में पूरे बिहार को हमेशा बनाने का काम किए हैं, और आगे भी 2025 से लेकर के 30 तक का जो पीरियड रहेगा, ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए, और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में चुनावी मुद्दे आज के सबसे ज्यादा हॉट विषय पर हमने बातचीत की। बिहार के चुनाव से जुड़े हुए जितने भी प्रकरण हो सकते हैं, जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, जितने भी स्थितियां हो सकती हैं, उन सब पर हमने बातचीत की। और जो बिहार में 4 मुख्य पार्टियां हैं, जो 4 मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो वहाँ पर जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है और आरजेडी है, कांग्रेस की जगह हमारे तृणमूल कांग्रेस के, इन चारों मुख्य पार्टियों के लोगों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर बातचीत की। मैं समझता हूँ किसी भी विषय पर बातचीत करने के लिए इससे अच्छा स्थिति नहीं हो सकता है। हमने सारी चीज़ों बात की, चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ताज़ा टीवी ने अपनी तरफ से हर मुद्दे को, हर चीज़ को सामने रखा है अपने दर्शकों के। इसमें उनका, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम स्थिति को सामने रखें, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता है, उनको सारी बातों का आकलन हो, तो समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से हम सफल होते हैं। हम बहुत आभारी हैं श्रीमती शशि अग्निहोत्री के, श्री सुभाष प्रसाद जी के, श्री प्रभात तिवारी के और श्री विवेक शुक्ला के, जिन्होंने इस विषय पर अपनी बातें रखी। हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं अगर वो भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। हमें आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए, response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।